नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस क्लास में। दोस्तों, पिछली क्लास में जो है हमने जो क्षेत्र मिति है इसके अंतर्गत हमने 2 डायमेंशनल आकृति के बारे में अध्ययन किया था और अब हम इसी क्षेत्र मिति के अंतर्गत इस क्लास में 3 डायमेंशनल आकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। 3 डायमेंशनल मतलब त्रिविमीय आकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। क्षेत्र मिति क्या होती है, पिछली क्लास में हमने बताया था कि क्षेत्र मिति क्या होती है, तो आप लोग उस क्लास को देखिएगा तो क्षेत्र मिति के बारे में आप अच्छे से समझ जाएंगे। वैसे देखा जाए तो क्षेत्र मिति जो है, जो हमारी आकृतियाँ होती हैं उनकी लंबाई, चौड़ाई, परिमाप, क्षेत्रफल, ये सब जब हम ज्ञात करते हैं वह क्या आता है, क्षेत्र मिति के अंतर्गत आता है। यानी दी गई ज्यामिति जो आकृतियाँ होती हैं उनकी लंबाई, चौड़ाई, परिधि, त्रिज्या, क्षेत्रफल, इन सभी चीज़ों को जो हम ज्ञात करते हैं और इन क्रियाओं के अंतर्गत जो भी संक्रियाएं हम करते हैं वह हमारा क्या कहलाता है, क्षेत्र मिति के अंतर्गत आने वाली संक्रिया कहलाती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, क्षेत्र मिति कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम 3 डायमेंशनल आकृति की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारी जो 3 डायमेंशनल आकृति है उसे हम देखेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बीच में स्किप मत कीजिएगा। अगर आप हमारी 2 डायमेंशनल वाली जो इसके पहले की क्लास थी, अगर आपने उसको अच्छे से देख लिया होगा तो आधा से ज़्यादा आपको 3 डायमेंशनल अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 डायमेंशनल आकृति। तो आपसे निवेदन है कि आप इस क्लास को पूरा देखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। तो 3 डायमेंशनल आकृति के अंतर्गत जो हमारी आकृतियाँ होती हैं, त्रिविमीय आकृति के अंतर्गत एक है घन और घनाभ और यहाँ पे शंकु और बेलन और अगला है हमारा गोला। क्या है? गोला। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ये हमारी 5 आकृतियाँ दी गई हैं, घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, ये जो है 3 डायमेंशनल के अंतर्गत आने वाली आकृतियाँ हैं। अब हम इन आकृतियों को जो है बारी बारी से इनके बारे में देखते हैं और इनका क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जो भी चीज़ें दी गई हैं उनको हम ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे और सूत्र इनके लिखेंगे और इसके पश्चात तब जा कर के हम इस पर आधारित सवाल को हल करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। सर्वप्रथम हम घन को देखेंगे। घन यह हमारी एक ऐसी आकृति है जिसमें 6 फलक होती है और 6 फलक क्या होती है, समान होती है। और जिन घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों आपस में समान होती है उसे हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। घन की सभी फलकें यानी तल जो होता है वह सर्वांगसम वर्ग होती है। तो आइए अब हम देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारी 3 डायमेंशनल आकृति घन है उसको बारे में हम देखते हैं। ऐसा घनाभ जिसमें 6 फलक समान हो वह क्या कहलाता है, हमारा घन कहलाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जिस घन की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई एक समान होती है उसे हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। यानी यहाँ पे इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो दी गई है वह सारी एक समान है। यानी ये ए भुजा की, ये हमारा जो ये भुजा दी गई है इसे हम ए से निरूपित किए हैं। तो ये जितनी भी भुजाएं हैं सभी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है वह हमारी समान है। अब इसमें 6 फलक होता है, इसमें जो है हमारा 6 फलक होती है। अब आप देखेंगे 6 फलक जो है, एक ये ऊपर वाला और एक नीचे वाला 2 हो गया और ये एक 3 और इसके पीछे वाला 4 और इधर वाला 5 और इधर वाला 6। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके हमारे जो है 6 फलक
होते हैं और इसकी जो भुजा होती है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, एक समान होती है। तो घन का आयतन यानी क्यूब, घन को हम क्यूब भी कहते हैं। तो घन का जो आयतन होता है या भुजा की घात 3 का बराबर होता है। यानी जब तीनों भुजाएं एक समान है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो उसकी घात हम 3 लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा घन का आयतन हो जाएगा। अब हम देखेंगे घन का क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे हमारी 6 फलक दी गई है और यहाँ पे हमारा क्या है, भुजा दी गई है और यहाँ पे क्या है, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर जो होगा वह हमारा घन का क्षेत्रफल कहलाएगा। और घन का विकर्ण हम कैसे ज्ञात करते हैं, घन के विकर्ण में आप एक चीज़ को नोटिस कीजिएगा कि घन में जो है हमेशा 2 विकर्ण होते हैं। घन में जो विकर्णों की संख्या होती है वह 2 होती है। तो घन में जब विकर्ण ज्ञात करना होता है हमें, तो करड़ी में 3 गुणे भुजा दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी आपस में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हम √3 गुणे भुजा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा वह हमारा दी गई घन की आकृति का विकर्ण होगा। तो दोस्तों ये था हमारा घन। अब अगला है हमारा घनाभ। दोस्तों यहाँ पे जो है अब हम घनाभ को देखते हैं। तो घनाभ हमारा जो होता है वह 6 आयताकार तलों से घिरी हुई आकृति होती है, उसको हम घनाभ कहते हैं। जैसे कमरा हो गया, ईंट हो गया और बुक हो गए यानी किताब। तो ये क्या होता है, हमारा एक घनाभ के आकृति के होता है। और जैसे यहाँ पे हमने एक घनाभ की रचना की है। यहाँ पे आप देखिएगा कि जो हमारा ये घनाभ दिया गया है इसमें 6 तल हैं, इसमें 6 तल हैं, एक ऊपर नीचे, 2 आमने सामने और 2 अगल बगल के। तो इस तरह से जो है यहाँ पे 6 तलों का ये जो क्षेत्रफल होता है ये समान होता है। तो यहाँ पे हमने ये जो वाला भाग है इसको h और ये यल और चौड़ाई को हमने b से दर्शाया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे घनाभ का आयतन जो होता है वह वॉल्यूम यानी घनाभ का आयतन, तो तीनों यानी जो भुजाएं हमारी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई के बराबर होता है। जो घनाभ का आयतन होता है वह लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई के बराबर होता है। और घनाभ का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है या 2 गुणे लंबाई प्लस 2 गुणे लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और तीसरा फिर प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम इसको √L² प्लस B² और प्लस H² के रूप में भी हम इसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा घनाभ। अब हम बेलन देखते हैं और उसके बाद शंकु, फिर गोला। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा बेलन है तो ये क्या होता है कि किसी आयत को जो कोई आयत दिया गया है, अगर उसकी एक भुजा की परितः घुमाने पर जो आकृति बनती है उसे हम क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। और बेलन का जो हमारा आयतन होता है वह होता है πr²h, और बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है 2πrh, वक्र पृष्ठ जो होता है 2πrh। तो यहाँ पे 2πr जो है यह हमारा जो है वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की जो परिधि है 2πr, इसको लिया गया है। यानी जो वृत्त की हमारी परिधि है 2πr गुणे ऊंचाई। तो यह हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ है। और बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वह वक्र पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ जो हमारा है 2πrh और धन 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। आधार का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है πr²। अब यहाँ पे धन 2 गुणे πr²। तो यहाँ पे हमारा 2 और आधार का जो क्षेत्रफल है πr², तो यहाँ पे हमारा हो गया 2πr² यानी 2πrh धन 2πr²।
अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा 2 पाई r और 2 पाई r स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसमें से हम क्या करेंगे 2 पाई r इसको लेंगे और एक 2 पाई r इसमें से ले लिए, तो ये 2 पाई r यहाँ पे हमारा हो गया और h और प्लस r इसका क्या हो गया, दोनों का योग कर दिए हम, तो 2 पाई r कोष्टक में h प्लस r, ये हमारा क्या हो गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब हम देखेंगे शंकु, तो आइए हम शंकु देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे शंकु। शंकु वह आकृति होती है जिसका वक्र पृष्ठ जो होता है, पार्श्व पृष्ठ जो होता है वह वक्र है, यानी ये चीज़ इसकी क्या है, वक्राकार है, और जो आधार होता है वह एक वृत्त के समान हो। ये जो आधार है हमारा ये वृत्त के समान है, और जो ये पार्श्व पृष्ठ है ये वाला ये वक्राकार है। तो यहाँ पे जो हमारा इसकी लंबाई है, तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई है इसलिए इसको हम तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे, तो इसको हमने यल से प्रदर्शित किया। और ये जो हमारी D और C ये हमारी क्या है, R है, यानी त्रिज्या है, और यहाँ पे BD ये भी हमारी R है त्रिज्या। तो यहाँ पे अब हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी यल, अगर हमको तिर्यक ऊंचाई यल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या का वर्ग और ऊंचाई का वर्ग, यहाँ पे हम ऊंचाई का वर्ग निकाल करके दोनों को क्या करेंगे, आपस में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और उसके बाद उसका वर्गमूल निकालेंगे, तो जो हमारा आएगा वह क्या हो जाएगा, हमारा तिर्यक ऊंचाई आएगी। और अगला है हमारा शंकु का वक्र पृष्ठ। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो शंकु का वक्र पृष्ठ है यानी ये वाला भाग जो है उसे हम कैसे निकालेंगे, तो उसका जो हमारा सूत्र है पाई r यल होता है, और संपूर्ण पृष्ठ जो पूछ रहा है इसका है पाई r यल और पाई r स्क्वायर 2 होता है, पाई r यल और पाई r स्क्वायर। तो इन दोनों को क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे पाई r l धन पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये हमारा है यहाँ पे दिया गया पाई r l धन पाई r स्क्वायर है, वह जो है इसमें से हमने क्या किया कि पाई r जो है यहाँ पे कॉमन ले लिया, और l प्लस r जो हमारा बच रहा है उसको जोड़ l प्लस r एक ब्रैकेट्स में करके पाई r ब्रैकेट्स में l प्लस r के रूप में लिख दिया। और शंकु का जो आयतन होता है यानी संपूर्ण आयतन होता है वह पाई r स्क्वायर का तिहाई होता है, यानी 1/3 गुणे पाई r स्क्वायर h होता है। तो ये हमारा था शंकु। और अब हम देखेंगे आगे गोला देखते हैं, उसके बाद सवाल। दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा स्फीयर यानी गोला दिया गया है। गोला क्या होता है, जो एक बिंदु होता है, स्थिर बिंदु, उससे जो उसकी सतह की दूरी होती है सभी जगह एक समान होती है, तो इस तरह से बनी आकृति को क्या कहते हैं, हम गोला कहते हैं। जैसे हमारी ये एक आकृति है और इसका जो एक केंद्र बिंदु है, स्थिर बिंदु ये है O, और O से जो है इसकी दूरी लगभग C है मान लीजिए, और ये B है और A और D। अब यहाँ से OC की दूरी एक समान है, OD की दूरी भी एक समान होगी, और OA की दूरी भी एक समान होगी, और OB की भी दूरी एक समान होगी। और यहाँ पे हम देखेंगे जो गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 क्या होता है, पाई r क्यूब होता है। और यहाँ पे अगला है हमारा गोले का पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर होता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे हमारा है ये
अर्धगोला, ये है अर्धगोला। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब और पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वह होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों ये जो आज की हमारी क्लास थी यह बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सरल तरीके से हमने समझाने का आप लोगों को प्रयास किया है और आप लोग इस क्लास को अगर अच्छे से देखे होंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से क्षेत्रमिति के बारे में अध्ययन हो गया होगा। तो ये थी हमारी 3 डायमेंशनल आकृति के बारे में हमने देखा, 2 डायमेंशनल आकृति के बारे में हमने देखा। अब हम इससे संबंधित कुछ उदाहरण को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है घन से संबंधित एक सवाल है। 2 घनों यानी 2 घन दिए गए हैं, 2 घनों का आयतन जो दिया गया है का अनुपात है 27:64। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए हम इसे देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले घन की भुजा बटे दूसरे घन की भुजा। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले घन की भुजा बटे दूसरे घन की भुजा, दूसरे घन की भुजा। दोस्तों यहाँ पे जो है ये घन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा √27 अंडर क्यूब। ये हो गया हमारा √27 और बटे 64। अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा हो गया 27/64। जब आप इसका 27 का घनमूल निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 3 और 64 का 4। यहाँ पे क्या हो गया हमारा 64 का 4। अब हम देखते हैं पहले घन का पूछ रहा है हमारा, इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, तो पहले घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे दूसरे घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा 6a²। घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है उसका सूत्र है हमारा 6a²। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6a² बटे 6a²। अब यहाँ पे जो हमें एक भुजा मिली है, पहले घन की भुजा 3 और दूसरे घन की भुजा हमारी क्या है 4 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 से ये तो 6 यहाँ पे हमारा कट गया और यहाँ पे बचा 3 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर बराबर 9/16। और यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 9/16 हो गया। और यही जो है हमारा इसका अनुपात है 9:16। तो ये था घन पे आधारित जो सवाल था। इस तरह के ही सवाल एग्जाम में आते हैं। और अब हम एक दूसरा सवाल देखते हैं। एक घन है जिसका सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल 1734 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है 1734 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं घन के सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल। अगला सवाल है हमारा घन पर। घन के सभी पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है हमारा 1734 सेंटीमीटर स्क्वायर।
दिया गया है। और कह क्या रहा है, इसका आयतन, आयतन हमको क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है। आयतन, क्षेत्रफल दिया गया है और घन का हमको क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो हमने पहले ही बताया था कि घन की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है तीनों एक समान होती है और घन का आयतन जो होता है वह एक क्यूब होता है। तो सर्वप्रथम अब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल जो है वह है उसमें से हम भुजा को ज्ञात करेंगे, भुजा की लंबाई को हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तत्पश्चात हम आयतन को ज्ञात करेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वह है 6a², यहाँ पे 1734 सेंटीमीटर हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो a² बराबर, इसको यहाँ से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 289 होगा, 289। आप यहाँ पे 1734 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 दूनी 12 और 5 और 6 48 और यहाँ पे हमारा 5 और 6 9 54। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो हमें 289 प्राप्त हुआ है, तो a बराबर क्या हो गया हमारा, √289। तो a बराबर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 17, कितना आ गया हमारा, 17 सेंटीमीटर। अब हम घन का आयतन ज्ञात करेंगे। घन का आयतन जो होता है वह है हमारा a³ बराबर 17 का हम क्यूब ज्ञात करेंगे। तो 17 × 17 यानी ये हो जाएगा 4913। यहाँ पे हो गया हमारा 4913 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन है तो यहाँ पे हम क्यूब लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था हमारा घन का आयतन, हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एक घन के विकर्ण की लंबाई 243 सेंटीमीटर है। तो आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा, इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अब हम देखेंगे घन का विकर्ण जो दिया गया है उसे देखते हैं। घन का विकर्ण जो है एक अंडर रूट कितना है, 243 है। घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई बराबर अंडर रूट 243। यहाँ पे हमारा दिया गया है सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन के विकर्ण की लंबाई, पहले तो हम देखेंगे घन का विकर्ण बराबर क्या होता है। घन का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट 3a = यहाँ पे 243। अब यहाँ पे आप देखेंगे a, यहाँ से हमने a = अंडर रूट 243 अपान अंडर रूट 3। अब यहाँ पे हमारा हो गया, ये हो गया 9 अंडर रूट 3। अब यहाँ पे बटे हमारा यहाँ पे हो गया अंडर रूट 3 और ये 3 से ये 3 कट गया। और अब हमारा यहाँ पे जो घन का विकर्ण आएगा, क्या पूछा है यहाँ पे, आयतन पूछा है, तो क्षेत्रफल पूछा है। तो a बराबर हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। अब हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6a² = 6 × 9 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें हो गया 9 9 81 × 6, तो यहाँ पे 6 कम 6 और 6 48, तो यहाँ पे हमारा हो गया 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा जो है ये
आंसर आ गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने घन का आयतन भी निकाला और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकाला और घन का विकर्ण भी निकाला और घन का संपूर्ण पृष्ठ भी निकाला। अब हम अगला देखते हैं, घनाभ वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। घनाभ वाले जो प्रश्न हैं उन्हें देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं घनाभ वाले प्रश्न को। दोस्तों यहाँ पे एक घनाभ दिया गया है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर दी गई है। तो इसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण ज्ञात करना है। तो घनाभ का जो ये आकृति है यहाँ पे हम देखते हैं पहले। यहाँ पे ये जो ऊंचाई है ये 6.5 सेंटीमीटर हो गई और यहाँ पे 12 सेंटीमीटर और लंबाई जो है हमारी 21 सेंटीमीटर। तो ये हमारी लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है और ये हमारी ऊंचाई है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं घनाभ का आयतन। पहले देखेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर होता है L गुणे B गुणे H, यानी लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो सीधी सीधी बात है हमारा 21 गुणे 12 गुणे 6.5, ये हमारा आ जाएगा 1638 घन सेंटीमीटर। यहाँ पे आएगा हमारा 1638 घन सेंटीमीटर। अब हम संपूर्ण पृष्ठ देखते हैं। संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 गुणे LB प्लस HL प्लस होता है हमारा LA। अब हम संपूर्ण पृष्ठ देखेंगे। 2 गुणे कोष्ठक में LB प्लस BH प्लस HL। अब यहाँ पे हो गया 2 गुणे कोष्ठक में LB हो गया 21 गुणे 12 धन 12 गुणे 6.5 धन 6.5 गुणे 21। तो अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 21, 2 गुणे यहाँ पे 21 दूना 42 का 2 4 25, यहाँ पे हो गया 25। तो ये हमारा हो गया 252 और 12 6 72 25 60 और यहाँ पे हमारा हो गया 78 और ये हो गया 21 105.12 136.5 136.5। अब हम इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 2 गुणे 466 यहाँ पे 5 हो गया तो 4 दूनी 8 और यहाँ पे 933 सेंटीमीटर हो गया, 933 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा एक आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। अब पूछ रहा है विकर्ण। तो अब हम विकर्ण के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं विकर्ण कैसे निकालेंगे। आप लोग इसे देख लीजिए और अब हम विकर्ण देखते हैं। घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, √L² B² H²। अंडर क्या हो गया, घनाभ का विकर्ण बराबर √L² B² प्लस H²। √L² धन B² धन H²। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा √21 का वर्ग धन 12 का वर्ग धन 6.5 का वर्ग। अब यहाँ पे हो गया कि 441 144
441, 12 बरैया 144 और यहाँ पे 636 और तो 32, तो यहाँ पे हो गया 42.25। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इन जोड़ेंगे तो ये हमारा हो गया 627.25 और यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 25.045, 25.045। ये हमारा क्या है, विकर्ण हो गया। इस तरह से हम विकर्ण याद कर लेंगे। मान लीजिए एक और है, एक कमरा है, उसमें जो है कुछ बांस रखे गए हैं, तो उसमें से पूछ रहा है बांस की लंबाई क्या होगा। तो जैसे कमरा रखा गया है और उसकी लंबाई है 12 मीटर, 9 मीटर और ऊंचाई जो है 8 मीटर है। तो ऊंचाई, इसमें रखे जा सकने वाले अधिकतम बांस के लग्गे की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पे जो दूसरा हमारा सवाल है, पूछ रहा है कमरे का जो लंबाई है, कमरे की लंबाई बराबर यहाँ पे दी गई है 12 सेंटीमीटर, मीटर में दिया गया है 12 मीटर और चौड़ाई बराबर 9 मीटर और ऊंचाई बराबर यहाँ पे 8 मीटर दी गई है, 8 मीटर दी गई है। अब कह रहा है अधिकतम से अधिकतम कितनी लंबाई के बांस रखे जाते हैं। तो अगर इस तरह के बांस रखने या लकड़ी के डंडे रखने के संबंधित प्रश्न आता है तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, विकर्ण ज्ञात करना है। तो कमरे का विकर्ण हम ज्ञात करेंगे, कमरे का विकर्ण दोस्तों, अभी हमने कहा था कि कमरा जो होता है वह घनाभ की आकृति का होता है और इसमें 6 तल होते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा √L² धन B² धन H²। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, √12 का स्क्वायर धन 9 का स्क्वायर धन 8 का स्क्वायर। अब आगे हम इसे यहाँ पे 144 और 81 धन 64, इसको आपस में जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 289। कितना आ गया, 289। तो 289 का जो वर्गमूल है वह आएगा 17 मीटर। तो उस रूम में अधिकतम 17 मीटर लंबे बांस रखे जा सकते हैं। 17 289 होता है, तो 289 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो 17 आएगा। तो इस तरह से ये कमरे में लकड़ी के डंडे या बांस रखने की जब संबंधित प्रश्न आए तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, विकर्ण ज्ञात कर देना है। और एक और प्रश्न हम देखते हैं, उस तरह से भी काफ़ी प्रश्न आता है। एक लकड़ी के ब्लॉक का मान 5 × 10 × 20 सेंटीमीटर है। कम से कम माप वाला लकड़ी का एक ठोस घन बनाने के लिए कितने संपूर्ण ब्लॉक की आवश्यकता होगी। तो अब हम लकड़ी के ब्लॉक का मान देखते हैं। लकड़ी के ब्लॉक का मान, लकड़ी के ब्लॉक का मान जो दिया गया है 5 × 10 × यहाँ पे हमारा 20 सेंटीमीटर है, हाँ 20 सेंटीमीटर दिया गया है। अब कह रहा है एक ठोस घन बनाने के लिए ऐसे कितने संपूर्ण ब्लॉक की आवश्यकता होगी। तो लकड़ी के ब्लॉक का आयतन, यहाँ पे लकड़ी के ब्लॉक का आयतन, तो यहाँ पे आयतन हो जाएगा हमारा LBH, L × B × H, क्योंकि ये घनाभ की आकृति का है। तो यहाँ पे हो गया हमारा 5 × 10 × 20, 5 दाम 25, 20 पंचे 100, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और अब हम कह रहा है सबसे छोटे माप अर्थात 5 सेंटीमीटर
मान के घन का आयतन बराबर, अब कह रहा है कि इसमें जो है कम से कम माप वाला, इस प्रश्न में कह रहा है कि कम से कम माप वाला लकड़ी का एक ठोस घन, यानी ये जो हमारा है ये कम से कम माप का है। तो यहाँ पे हम सबसे छोटे माप वाला आयतन, लकड़ी का आयतन ज्ञात करेंगे। सबसे छोटे माप वाले घन का आयतन, बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इसका जो हम आयतन ज्ञात करेंगे 1 क्यूब हो जाएगा। तो घन का 1 क्यूब हो जाएगा, 1 क्यूब। तो यहाँ पे a बराबर हमारा 5 दिया गया है, तो यहाँ पे हो गया 5 का क्यूब बराबर ये हो जाएगा हमारा 125। अब हम क्या करेंगे, कुल ब्लॉक की संख्या क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कुल ब्लॉक की संख्या। कुल ब्लॉक की संख्या बराबर हमारा हो गया यहाँ पे 1000 बटे 125। 125 अट्ठे 1000 होता है। तो यहाँ पे हम काट देंगे, तो ये जो हमारा 8 आया है, यही क्या है हमारा, यही सबसे छोटी माप का जो घन बनेगा वह कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से सवाल आते हैं। अब हम एक देखते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ से संबंधित एक और प्रश्न देखते हैं, इसके बाद शंकु का देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, जिसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर तथा जिसके आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दी गई है। तो हम क्या करेंगे, लंबाई का आयतन ज्ञात करेंगे, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या है, हमारी लंबवत ऊंचाई है। यहाँ पे अब हम देखेंगे आगे 22/7 गुणे 3.5 का स्क्वायर गुणे 80 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे जब इसे हल करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 3080 घन सेंटीमीटर। अब हम बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वह है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 गुणे 22/7 गुणे 3.5 गुणे 80, और यहाँ पे ये हो गया हमारा 7×5 आ गया यहाँ पे, और 8×4 और 44 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 1760 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे हो गया 1760 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम संपूर्ण पृष्ठ देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है हमारा, 2 पाई आर कोष्ठक में h प्लस आर। 2 पाई आर कोष्ठक में h प्लस आर हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई आर 2 गुणे 22/7 गुणे 3.5 3.5। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, इसको हम यहाँ से काट दिए, 0.5 आ गया। यहाँ भी इसको भूल गए थे हम, यहाँ भी आएगा। अब हम आगे लिखेंगे 2 गुणे 22 गुणे 0.5 गुणे
83.5। अब यहाँ पे हमारा हो गया 22 दूना 44 और 83 गुणे 83.5 गुणे 0.5 तो मिलाकर के 1837 वर्ग सेंटीमीटर। 1837 वर्ग सेंटीमीटर ये हमारा आंसर है। एक आंसर ये है और आयतन एक आंसर ये है। तो ये था हमारा बेलन से संबंधित प्रश्न। इसी के अंतर्गत हमने सारे प्रश्न हल कर दिए। अब हम आगे शंकु का देखते हैं। शंकु का एक प्रश्न शंकु का देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारा एक सवाल है। एक शंकु की त्रिज्या पाई या 7 सेंटीमीटर है, उसकी तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारी तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, लेकिन ऊंचाई अज्ञात है। तो ऊंचाई यानी यच हमारा जो है वह अज्ञात है, तो उसे हम सर्वप्रथम उसको ज्ञात करेंगे। तो शंकु की ऊंचाई के लिए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर प्लस शंकु की त्रिज्या का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर धन 7 का स्क्वायर, यानी तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर और शंकु की त्रिज्या का स्क्वायर। यहाँ पे हो गया 144 धन 49 और ये हो गया 9 4 13 का 3 और 4 4 8 9 और यहाँ पे हो गया हमारा 4 13 और सही। यहाँ पे जो है दोस्तों माइनस रहेगा, हम गलती से प्लस लगा दिए तभी यहाँ पे माइनस रहेगा। तो यहाँ पे 14 में से 9 गए 5 और यहाँ पे बचा हमारा 13 में से 4 गए 9। यहाँ पे आ गया 95। अब इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9.75 मीटर। तो ये हमारा क्या है, ऊंचाई ज्ञात हो गई। यहाँ पे हमारी ऊंचाई ज्ञात हो गई है जो 9.75 मीटर है। यहाँ पे 9.75 मीटर, तो ये आंसर था ऊंचाई का। अब हम आयतन देखते हैं। यहाँ पे आयतन, शंकु का आयतन, यहाँ पे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे हो गया हमारा 1/3 गुणे 22/7, 22/7 गुणे आर जो हमारा 7 गुणे 7 और ऊंचाई है 9.75। अब यहाँ से एक साथ से तो एक साथ हमारा यहाँ पे कट गया और अगला है यहाँ पे 3 त्रिका 9 और 25, ये भी हमारा कट जाएगा 3 दशमलव ये आएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 500.5 घन सेंटीमीटर, घन मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। और अब हम संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करेंगे। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो हम इसे यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, पाई आर कोष्ठक में एल प्लस आर। अब यहाँ पे हो गया हमारा 22/7 गुणे 7 कोष्ठक में यल हमारा आया था कहाँ गया 12 सेंटीमीटर। यल हमारा तिर्यक ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर धन आर, त्रिज्या है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कहाँ गई, त्रिज्या यहाँ है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अब
इसे देखेंगे हम, इसे इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 22 गुणे 12 7 19 दूना 38 8 19 दूना 38 2 38 3 41 418 वर्ग मीटर। तो दोस्तों ये था हमारा शंकु से संबंधित प्रश्न और ये उसका संपूर्ण पृष्ठ। अब हम देखते हैं एक सवाल, गोला से संबंधित एक सवाल देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे 42 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन एवं संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, गोले का व्यास बराबर 42 सेंटीमीटर और यहाँ पे गोले की त्रिज्या जो होती है वह व्यास की आधी होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 42/2 21 सेंटीमीटर। अब हमारी यहाँ पे त्रिज्या आ गई 21 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन यहाँ पे पूर्ण गोले की बात की जा रही है। तो पूर्ण गोले का आयतन जो होता है वह है 4/3 पाई r स्क्वायर, 4/3 पाई r स्क्वायर हो गया 4/3 गुणे 22/7 गुणे 21/21। अब 7 त्रिक 21 और यहाँ से ये भी कट गया और यहाँ पे हो गया 22 चौका 88 21, 22 चौका 88 गुणे, सॉरी यहाँ पे क्यूब है 4/3 पाई r क्यूब गुणे 21। अब हम यहाँ पे देखेंगे गुणे 21, तो 22 चौका 88 और गुणे 21 गुणे 21, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 38,808 घन सेंटीमीटर, 38,808 यहाँ पे घन सेंटीमीटर। और अब हमारा संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है गोले का 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर हो गया संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई r स्क्वायर। अब 4 गुणे 22/7 गुणे यहाँ पे हमारा हो जाएगा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर गुणे 21 7 21। अब यहाँ पे हो गया 4 गुणे 22 गुणे 3 गुणे 21, 22 चौका 88 थे यहाँ पे 5000, 22 चौका 88 21 यहाँ 63 बराबर 5544 वर्ग सेंटीमीटर, 5544 वर्ग। तो ये था हमारा गोले का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारी क्लास लगभग ख़त्म होने के कगार पे है और एक अर्धवृत्त का भी हम सवाल देख लेते हैं ताकि जितना उदाहरण दिए गए हैं 3 डायमेंशनल आकृतियाँ जो दी गई हैं सभी का उदाहरण सहित व्याख्यान पूरा हो जाए। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलार्ध का, यहाँ पे गोलार्ध यानी अर्धगोले का आयतन और वक्र सतह का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठ यानी संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करेंगे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे इसका जो आयतन होता है
2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे हो गया 2/3 गुणे 22/7 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21। तो ये हो गया 7 × 21, 3 से 3 कट गया। और यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो मान आएगा वह आएगा 19,404। 2 गुणे 22 गुणे 21 गुणे 21, तो यहाँ पे आ जाएगा 19,404 घन सेंटीमीटर। 19,404 घन सेंटीमीटर। तो ये हमारा था आयतन। अब हम सतह का क्षेत्रफल देखेंगे। वक्र सतह का क्षेत्रफल यहाँ पे देखेंगे। वक्र सतह का क्षेत्रफल यानी 2πr²। 2πr²। तो यहाँ पे हमारा हो गया 2 गुणे 22/7 गुणे 21 गुणे 21। तो यहाँ पे 7 × 21, 2 गुणे 22 गुणे 3 गुणे 21। तो यहाँ पे हो गया 22 दूना 44 और 21 × 63। यहाँ पे हमारा हो गया 22 दूना 44 और 21 × 63 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2772 वर्ग सेंटीमीटर। 2772 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये था हमारा वक्र सतह का क्षेत्रफल। अब हम देखेंगे कुल क्षेत्रफल यानी 3πr²। कुल क्षेत्रफल बराबर 3πr² यानी 2πr² प्लस πr²। यहाँ पे हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे 3 गुणे 22/7 गुणे 21 गुणे 21, 7 × 21, 22 × 66 गुणे 21 × 63। और इसका जो मान आएगा हमारा वह 4158 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। 4158 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये था हमारा यहाँ पे अर्धगोले का आयतन, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। और इस तरह से हमने 3D डायमेंशनल जो आकृतियाँ थी उनका उदाहरण सहित व्याख्यान कर दिया गया है। और इस तरह के प्रश्न अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपना रिव्यू भी दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अब हम अगली क्लास में।